नमस्कार। आप सभी का इस व्याख्यान में मैं स्वागत करती हूँ, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे अपकृत्य तथा संविदा भंग के मध्य अंतर को। इन दोनों प्रकार के अपकारों के मध्य अंतर को जानने से पहले कुछ एक ऐसी बातें हम जानेंगे जो अपकृत्य तथा संविदा भंग दोनों प्रकार के अपकारों के लिए समान है। सबसे पहला, अपकृत्य तथा संविदा भंग ये दोनों भी सिविल अपकार है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के अपकार व्यक्ति के सिविल तथा प्राइवेट अधिकारों के हनन से कारित होते हैं और जिनके हनन से केवल व्यक्ति विशेष ही आहत होता है, ना कि संपूर्ण समाज। इनके विपरीत लोक अपकार वे अपकार होते हैं जो लोक अधिकार के हनन से कारित होते हैं और जिन हनन से संपूर्ण समाज जो होता है प्रभावित होता है। दूसरा बात यह है कि अपकृत्य तथा संविदा भंग, क्योंकि दोनों भी सिविल अपकार है, इन दोनों अपकारों को सिविल विधि द्वारा शासित किया जाता है, जो विधि इन अपकारों के संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में उपचार प्रदान करती है, सिविल उपचार प्रदान करती है। तो अब इस समझ के साथ कि अपकृत्य तथा संविदा भंग दोनों भी एक सिविल अपकार है जो सिविल विधि द्वारा शासित किया जाता है, जो विधि इन अपकारों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में सिविल उपचार प्रदान करती है। इस समझ के साथ अब हम इन दोनों प्रकार के अपकारों में जो अंतर है उस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अंतर ये है, जहाँ अपकृत्य लोकलक्षी अधिकारों का हनन होता है, वहीं संविदा भंग व्यक्तिलक्षी अधिकारों का हनन होता है। अब हम जानेंगे लोकलक्षी अधिकार क्या होते हैं तथा व्यक्तिलक्षी अधिकार क्या होते हैं। लोकलक्षी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को समस्त विश्व के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। लोकलक्षी अधिकारों को सर्वबंधी अधिकार भी कहा जाता है। अब सर्वबंधी इस शब्द के अर्थ के साथ यदि हम लोकलक्षी अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, लोकलक्षी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जनसाधारण को इन अधिकारों से जुड़े हुए कर्तव्य से बांधते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी शरीर की, संपत्ति की तथा प्रतिष्ठा की सुरक्षा का अधिकार मेरा लोकलक्षी अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार जनसाधारण पर इस अधिकार से जुड़े हुए कर्तव्य को अधिरोपित करता है। और जहाँ मेरे इस सर्वबंधी लोकलक्षी अधिकार का हनन होता है, वहाँ हम कहते हैं अपकृत्य कारित हुआ है। अब हम देखेंगे व्यक्तिलक्षी अधिकार क्या होते हैं। व्यक्तिलक्षी अधिकार वह अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। व्यक्तिलक्षी अधिकारों को व्यक्तिबंधी अधिकार भी कहा जाता है। अब व्यक्तिबंधी इस शब्द के अर्थ के साथ यदि हम व्यक्तिलक्षी अधिकारों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिबंधी अधिकार वे होते हैं जो उससे जुड़े हुए कर्तव्य से किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ही बांधते हैं। व्यक्तिलक्षी अधिकारों के बारे में एक बात हमें और जाननी होगी, वो ये कि इन अधिकारों में समाज एज अ होल, संपूर्ण समाज का अपना कोई हित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, संविदात्मक अधिकार यानी ऐसे अधिकार जिनका निर्माण एक संविदा के अंतर्गत हुआ है, व्यक्तिलक्षी अधिकार कहलाते हैं, क्योंकि ये अधिकार इनसे जुड़े हुए कर्तव्य को केवल उन्हीं लोगों पर अधिरोपित करता है जो संविदा के पक्षकार होते हैं, क्योंकि संविदा के बाहर का कोई भी व्यक्ति संविदात्मक
अधिकार से आबद्ध नहीं हो सकता और इसलिए संविदात्मक अधिकारों को हम व्यक्तिलक्षी अधिकार कहते हैं। और जहाँ संविदा का कोई एक पक्षकार इन संविदात्मक अधिकारों का हनन करता है तो मामला होता है संविदा भंग का। तो इसलिए हम कहते हैं जहाँ अपकृत्य लोकलक्षी अधिकारों का हनन होता है, संविदा भंग व्यक्तिलक्षी अधिकारों का हनन होता है। अब दूसरा अंतर है अपकृत्य विधिक कर्तव्य के भंग से कारित होता है, तो संविदा भंग संविदात्मक कर्तव्य के भंग से कारित होता है। अब हम जानेंगे विधिक कर्तव्य क्या होते हैं तथा संविदात्मक कर्तव्य क्या होते हैं। विधिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति पर विधि अधिरोपित करती है और जो वह व्यक्ति संपूर्ण समाज के प्रति धारित करता है, संपूर्ण विश्व के प्रति धारित करता है, जनसाधारण के प्रति वो कर्तव्य धारित करता है। उदाहरण के लिए, मेरा बिना विधिक औचित्य के किसी अन्य व्यक्ति की शरीर को, संपत्ति को या प्रतिष्ठा को चोट न पहुंचाने का कर्तव्य मुझ पर विधि अधिरोपित करती है और इसलिए ये मेरा कर्तव्य विधिक कर्तव्य है जो मैं जनसाधारण के प्रति धारित करती हूँ। और यदि मैं इस मेरे विधिक कर्तव्य का हनन करती हूँ, जैसे कि यदि मैं उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाते हुए किसी राह चलते व्यक्ति के शरीर को चोट पहुंचाती हूँ, तो मैं बिना विधिक औचित्य के किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा का अधिकार का हनन करती हूँ और मेरा जो कर्तव्य है किसी अन्य व्यक्ति को बिना विधिक औचित्य के अन्य व्यक्ति के शरीर को बिना विधिक औचित्य के चोट न पहुँचाने का जो विधि मुझ पर अधिरोपित करती है उसका हनन करती हूँ। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं अपकृत्य कारित करती हूँ। अब दूसरा हम देखते हैं कि संविदात्मक कर्तव्य क्या होते हैं। संविदात्मक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति पर संविदा अधिरोपित करती है। ये वे कर्तव्य होते हैं जो संविदा के पक्षकार स्वयं पर स्वेच्छा से लेते हैं। इन अधिकारों, इन कर्तव्यों को, ये संविदात्मक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो संविदा के पक्षकार स्वयं पर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से लेते हैं और ये कर्तव्य संविदा के पक्षकार एक दूसरे के प्रति धारित करते हैं। इन कर्तव्यों को किसी विधि ने उन पर अधिरोपित नहीं किया हुआ होता है। उदाहरण के लिए, यदि ए बी के साथ एक करार करता है, एक संविदा करता है जिसके अंतर्गत ए बी को कुछ वस्तुएं प्रतिफल के बदले में अंतरित करने का करार करता है, तो इस करार के अंतर्गत, इस संविदा के अंतर्गत ए का कर्तव्य होता है संविदा में उल्लेखित वस्तुओं को बी को अंतरित करना तथा बी का संविदा के अंतर्गत ये कर्तव्य होता है कि संविदा में उल्लेखित कंसिडरेशन, प्रतिफल की राशि को ए को अंतरित करना। अब ये जो कर्तव्य है, ये ए और बी ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर एक दूसरे के प्रति लिए हुए हैं। इन कर्तव्यों को ए और बी पर किसी विधि ने अधिरोपित नहीं किया है, तो इसलिए ये कैसे कर्तव्य हो गए? ये संविदात्मक कर्तव्य हो गए। और जहाँ ए या बी दोनों में से कोई अपने इन कर्तव्यों का वहन नहीं करता है तो मामला हो जाता है संविदा भंग का। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अंतर हो गया कि जहाँ अपकृत्य विधिक कर्तव्य के भंग से होता है, संविदा भंग संविदात्मक कर्तव्य के भंग से होता है। अब तीसरा अंतर जो इन दो अपकारों के मध्य है वो है हेतु से संबंधित। संविदा भंग के मामलों में संविदा भंग के पीछे उपस्थित हेतु
सारहीन होता है। जहाँ तक अपकृत्य का सवाल होता है, हमें ये पता है कि हेतु अपकृत्य संस्थित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं होता है, परंतु किन्हीं प्रकार के जो अपकृत्य है, जैसे मानहानि, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, धोखा, षड्यंत्र और इसके जैसे कुछ एक अपकृत्य है, उन अपकृत्यों के संबंध में हेतु को ध्यान में रखा जाता है। अब अगला अंतर है इन दोनों प्रकार के मामलों में जो क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय द्वारा निर्णित की जाती है उस संबंध में। जहाँ तक संविदा भंग का मामले होते हैं, वहाँ पर न्यायालय द्वारा जो क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है वो आमतौर पर साधारणतः प्रतिपूरक होती है। इसका मतलब संविदा भंग की वजह से जो आर्थिक क्षति, जो आर्थिक नुकसान वादी को होता है, उस आर्थिक नुकसान की पूर्ति क्षतिपूर्ति की राशि से न्यायालय कराता है। अपकृत्य के मामलों में जहाँ तक क्षतिपूर्ति का सवाल है, जहाँ अपकृत्य संपत्ति से संबंधित होता है, वहाँ न्यायालय द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति जो होती है वो प्रतिपूरक ही होती है, जैसे कि संविदा भंग के मामलों में प्रदान की जाती है। परंतु जहाँ अपकृत्य व्यक्ति के पर्सन यानी शरीर या उसके चरित्र या उसके फीलिंग्स के विपरीत हो और जहाँ पर जो तथ्य है वो प्रतिवादी की ओर से कोई अनुचित व्यवहार या प्रतिवादी का कोई अनुचित हेतु सामने ला रही है, जैसे कि धोखा हो गया, क्रूरता हो गई, हिंसा हो गई, विद्वेष हो गया, ये प्रतिवादी की ओर से वादी की तरफ दिखा रहा है, जो कि वादी को हुई क्षति को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसे मामलों में न्यायालय जो है एग्रीवेटेड डैमेजेस यानी बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करता है। कई मामलों में न्यायालय द्वारा उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है, जहाँ पर न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी को दंडित करना भी आवश्यक है, उसका कृत्य इतना गलत है कि उसे क्षतिपूर्ति की राशि ही दंड के समान लगे, और दूसरा वो भविष्य में फिर से इस तरीके का गलत कृत्य करने का सोचे भी ना। इसलिए ऐसे मामलों में, ऐसे एक्सेप्शनल अपवादात्मक मामलों में कोर्ट जो है अपकृत्य के संदर्भ में उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति भी, इसको एग्जेम्पलरी डैमेजेस कहा जाता है, वो प्रदान करता है। ये एग्जेम्पलरी डैमेजेस संविदा भंग के मामलों में बिरला ही दिए जाते हैं। अब पांचवा जो अंतर इन दोनों में है वो है अपकृत्य विधि के उद्देश्य के संबंध में तथा संविदा विधि के उद्देश्य के संबंध में। जहाँ अपकृत्य विधि का उद्देश्य होता है विधिक कर्तव्य के भंग के कारण या किसी के विधिक अधिकार के हनन के कारण उसे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति करा देना या नुकसान होने से रोकना, और यदि नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति कराना, ये उद्देश्य है अपकृत्य विधि का। इसके विपरीत संविदा विधि का उद्देश्य यह है कि जहाँ पक्षकारों के द्वारा संविदा के अंतर्गत जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं, जो ड्यूटीज़ का निर्माण किया जाता है, वो ड्यूटीज़ संविदा के पक्षकार फुलफिल करे, ये उद्देश्य है संविदा विधि का। अब हमने देखा कि अपकृत्य तथा संविदा भंग इन दोनों प्रकार के अपकारों में थोड़ी बहुत समानताएं होने के बावजूद ये दोनों अपकार किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है।
अब हम देखेंगे कुछ ऐसे भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर एक ही गलत कृत्य अपकृत्य भी संस्थित कर रहा है और संविदा भंग का मामला भी संस्थित कर रहा है। तो ऐसे में विधि क्या है ये अब हम जानेंगे। उदाहरण के तौर पर पिता पुत्र को एक सर्जन के पास लेके जाते हैं पुत्र पर कुछ सर्जरी कराने के उद्देश्य से, और सर्जन के द्वारा उपेक्षापूर्ण सर्जरी करने की वजह से पुत्र को क्षति कारित होती है। अब इस मामले में हम देखेंगे सर्जन जो है पिता के प्रति एक संविदात्मक कर्तव्य धारण करता है सर्जरी करने का पुत्र के ऊपर, और वही सर्जन पुत्र के प्रति एक विधिक कर्तव्य धारित करता है सावधानी से सर्जरी करने का विधिक कर्तव्य धारित करता है, और उपेक्षापूर्ण सर्जरी करने की वजह से शल्य चिकित्सक सर्जन द्वारा अपने संविदात्मक कर्तव्य का भंग भी किया जाता है तथा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का भंग भी किया जाता है, जिसकी वजह से दो वाद हेतु का निर्माण हो रहा है, एक पिता के पक्ष में संविदा भंग के लिए तो दूसरा पुत्र के पक्ष में असावधानी के अपकृत्य के लिए। यहाँ पिता सर्जन के विरुद्ध संविदा भंग का मामला चलाते हुए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं तथा उसी समय पुत्र सर्जन के विरुद्ध अपकृत्य के लिए वाद संस्थित करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि न्यायालय जो है संविदा भंग के मामले में जो क्षतिपूर्ति निर्धारित करेगा वो प्रतिपूरक होगी। जो भी आर्थिक नुकसान पिता को संविदा भंग की वजह से हुआ है उसकी पूर्ति करने वाली क्षतिपूर्ति होगी, परंतु अपकृत्य के मामले में जब क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय निर्धारित करेगा उस वक्त केवल पुत्र को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वही ध्यान में नहीं रखा जाएगा, वो तो ध्यान में रखा ही जाएगा, परंतु पुत्र के शरीर को जो पीड़ा हुई है उसे जो मानसिक पीड़ा हुई है वो भी न्यायालय के द्वारा ध्यान में रखी जाएगी। अब दूसरी परिस्थिति है एक व्यक्ति सॉलिसिटर के पास जाता है कोई विधिक सलाह लेने के लिए, और सॉलिसिटर द्वारा उपेक्षापूर्ण सलाह देने के कारण उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान कारित होता है। यहाँ सॉलिसिटर का उस व्यक्ति के प्रति संविदात्मक कर्तव्य भी है सलाह देने का, अतः सावधानी से केयरफुली सलाह देने का विधिक कर्तव्य भी उसके ऊपर वो धारित करता है उस व्यक्ति के तरफ सॉलिसिटर। और असावधानीपूर्ण सलाह देते हुए सॉलिसिटर अपने संविदात्मक कर्तव्य का भी भंग कर रहा है तथा विधिक कर्तव्य का भी भंग कर रहा है, जिसकी वजह से दो वाद हेतु उस व्यक्ति के पक्ष में निर्माण हो रहे हैं, एक संविदा भंग के लिए और दूसरा अपकृत्य के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या व्यक्ति उस सॉलिसिटर के विरुद्ध कौन सा उपचार संविदा भंग की कार्यवाही करे या अपकृत्य के अंतर्गत न्यायालय में उस सॉलिसिटर के विरुद्ध कार्यवाही करे, या दूसरा प्रश्न ये है कि क्या संविदा अस्तित्व में होने के कारण संविदा के अस्तित्व से क्या वह व्यक्ति अपकृत्य के अंतर्गत उपलब्ध उपचार से वंचित होगा या नहीं, ये कुछ एक सवाल है। अब इस संदर्भ में न्यायालय का डिसीजन जो है कुछ एक डिसीजंस है वो हम देखेंगे और समझेंगे परिस्थिति विधि के अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहला बात है कूपलैंड वर्सेस अरेबियन गल्फ पेट्रोलियम कंपनी का वाद। इसमें न्यायालय ने कहा यदि संविदा की अनुपस्थिति में भी, यानी परिस्थिति ऐसी है कि संविदा की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति के पक्ष में
अपकृत्य के अंतर्गत उपचार उपलब्ध हो तो ऐसी परिस्थिति में केवल संविदा का अस्तित्व में होना उस व्यक्ति को अपकृत्य के अंतर्गत उपलब्ध उपचार से वंचित नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पक्ष में दो वाद हेतु संविदा भंग के लिए तथा अपकृत्य के लिए निर्माण हो सकते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास विकल्प होगा कि या तो वो अपकृत्य के अंतर्गत उपलब्ध उपचार के तहत न्यायालय में वाद संस्थित करे या तो संविदा भंग के लिए न्यायालय में वाद संस्थित करते अपनी क्षतिपूर्ति न्यायालय से करा ले। यानी उस व्यक्ति के पास विकल्प होगा या तो अपकृत्य के लिए कार्यवाही करें या तो संविदा भंग की कार्यवाही करें, परंतु किसी भी हालत में दोनों कार्यवाहियाँ वो उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं चला सकता है। अब दूसरा एक मामला है जार्विस वर्सेस मॉय का। इसमें कोर्ट ने कहा यदि कोई एक विशिष्ट संबंध स्थापित करने वाली संविदा के अंतर्गत कोई एक ऐसी शर्त है जो शर्त उस विशिष्ट प्रकार के संबंध में अंतर्हित सावधानी बरतने के कर्तव्य के विपरीत है, तो ऐसी दशा में वादी को अपना क्लेम संविदा पर आधारित ही रखना होगा। आशा करती हूँ कि अपकृत्य तथा संविदा भंग ये दोनों प्रकार के अपकारों के मध्य जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।